नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सत्र के पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान प्रथम पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 7, जिसमें एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा की गई है जो मानव जीवन के अस्तित्व और किसी देश के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यह शुरू से ही हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। आमतौर पर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुरक्षा जैसे शब्दों के बारे में सुनते हैं, प्रयोग करते हैं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी करते हैं, जैसे हमारे जान माल की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आदि। ऐसे शब्दों का सामना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में भी अक्सर होता है। प्रायः हम सोचते हैं कि इन शब्दों का अर्थ हमें मालूम है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच में हमें इन शब्दों का अर्थ मालूम है? क्या हम सचमुच में सुरक्षा के विभिन्न धारणाओं से परिचित हैं? इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम स्पष्ट रूप से सुरक्षा के अर्थ को समझ पाएंगे, सुरक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों या धारणाओं को जान पाएंगे तथा भारत में सुरक्षा के सरोकार क्या क्या है, इन प्रमुख सवालों के जवाब इस अध्याय में टटोल पाएंगे। तो आइए समझते हैं सुरक्षा के अर्थ को। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी, या दूसरे शब्दों में कहें तो सुरक्षा का अर्थ मानव जीवन में आने वाले खतरों से रक्षा ही सुरक्षा है। यदि हम गहराई से सोचें तो मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हर तरह के खतरों को सुरक्षा का खतरा माना जाए? यह एक बड़ा प्रश्न है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और अचानक किसी घटना या दुर्घटना का शिकार हो जाए, या घर में ही किसी खतरे से उसको क्षति पहुंचे। ऐसे में यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाए और देश में हर घड़ी हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। ऐसे में सुरक्षा विषयक अध्ययन करने वाले राजनीतिक विचारकों का कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे मानव अस्तित्व व किसी देश के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। इस तरह निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता ऐसे बड़े गंभीर खतरों से है जिनको यदि रोकने का उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। अतः इस प्रकार सुरक्षा अपने आप में एक भुलैयेदार धारणा है, क्योंकि विश्व के सभी समाजों में समय के अनुसार सुरक्षा के अलग अलग धारणा होती है। तो आइए सुरक्षा के विभिन्न धारणाओं को हम दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा को पहले हम समझते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के अनुसार मानव जीवन या किसी देश को जो खतरा होता है उसका मुख्य कारण युद्ध और हिंसा है, यानी वॉर एंड वायलेंस। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा को दो भागों में बांटा गया है। पहला बाहरी सुरक्षा और दूसरा आंतरिक सुरक्षा। आइए बाहरी सुरक्षा को हम समझते हैं। बाहरी सुरक्षा इस तरह की सुरक्षा देश के सीमाओं से जुड़ी होती है और इसकी सुरक्षा के खतरे का प्रमुख स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर देश की केंद्रीय के लिए खतरा पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर चीन द्वारा भारत के हमले को धमकी देना। बाहरी सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के अंतर्गत कुछ प्रमुख तत्व शामिल हैं को समझना आवश्यक है। पहला है सैनिक विकास। बाहरी सुरक्षा के लिए किसी भी मुल्क के लिए यह जरूरी है कि वह अपने नए तकनीकी हथियार के साथ ज़्यादा सैनिकों का विकास करे, जिससे वो बाहरी सुरक्षा के खतरों से बच सके। दूसरा है युद्ध का सामना करना। बाहरी सुरक्षा के लिए हमेशा युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। पहला आत्मसमर्पण करना, यानी दूसरे पक्ष के बात को बिना युद्ध के मान लेना। दूसरा शत्रु को धमकी देना जिससे शत्रु जाए और युद्ध ना करे, या फिर युद्ध का सामना डटकर करना जिससे शत्रु कामयाब ना हो पाए या उसे पराजित कर देना। तीसरा तत्व है अपरोध,
युद्ध की आशंका को रोकने के लिए सुरक्षा नीति, जिसे अवरोध कहा जाता है। चौथा, शक्ति संतुलन। दुश्मन देश के बराबर शक्ति हासिल करना ही शक्ति संतुलन कहलाता है, या देश की शक्ति को अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति का साथ आर्थिक व प्रौद्योगिक ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। पांचवा, सैनिक गठबंधन। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाते हैं और यह गठबंधन राष्ट्रों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के रूप में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो का निर्माण किया ताकि वो सोवियत संघ का आसानी से मुकाबला कर सके। अब हम परंपरागत सुरक्षा के दूसरे भाग की बात करेंगे। इसका नाम है आंतरिक सुरक्षा। इस तरह को सुरक्षा के देश के अंदर ही हिंसा, टकराव आदि से नागरिकों की सुरक्षा से है। आमतौर पर यह माना जाता है कि देश के लोगों को जितना खतरा बाहर के देश से होता है, उससे कई गुना ज्यादा खतरा देश के अंदर ही होता है। आंतरिक सुरक्षा के कई खतरे हैं, जैसे अलगाववाद, जो देश से अलग राज्य की मांग करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में कश्मीर के अलगाववादी समूह, पंजाब के खालिस्तानी समूह आदि। दूसरा है सांप्रदायिक हिंसा, यानी समाज में ही एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा हो गया। तीसरा है विद्रोह और चौथा गृह युद्ध आदि आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख खतरे हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा के परंपरागत धारणा के अंतर्गत अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे विश्व को सुरक्षा के कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए। पहला है युद्ध का सीमित प्रयोग। सुरक्षा के परंपरागत धारणा का मानना है कि किसी देश को उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे के जनसंहार से बचने के लिए ही युद्ध करना चाहिए, अर्थात सीमित युद्ध। दूसरा, निरस्त्रीकरण। सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत, प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास तरह के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। तीसरा, अस्त्र नियंत्रण। हथियारों को विकसित करने अथवा उसको हासिल करने के लिए कायदे कानून होने चाहिए, जैसे 1968 का परमाणु अप्रसार संधि। उसके बाद है विश्वास बहाली। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का यह भी मानना है कि विश्वास बहाली के उपायों से भी देशों के बीच हिंसा को कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली का अर्थ है सभी देश अपने सैनिक सूचनाओं को आदान प्रदान करें ताकि उनका एक दूसरे पर विश्वास कायम हो सके और युद्ध कम किया जा सके। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से ही संबंध नहीं है। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है, जैसे अकाल, महामारी, भुखमरी, वैश्विक ताप वृद्धि व आतंकवाद आदि। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं। पहला, मानवता की सुरक्षा और दूसरा, विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा व्यापक अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। मानवता की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे हैं अकाल, महामारी, भुखमरी, प्राकृतिक विपदा आदि। विश्व की सुरक्षा। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत विश्व की सुरक्षा के प्रमुख खतरे हैं वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स या फिर वर्तमान समय में आप इससे बेहतर अनुभव कर रहे होंगे कोरोना वायरस जैसे महामारी विश्वव्यापी खतरे हैं। आइए अब समझते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। हमने देखा कि अपारंपरिक सुरक्षा के अनेक खतरे हैं, जैसे गरीबी, वैश्विक ताप वृद्धि, महामारी, प्राकृतिक आपदा,
आदि। इन खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। अतः सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार करने पर बल देती है। यद्यपि अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है जब कोई राज्य अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी तथा जनता के दुख दर्द की अपेक्षा कर रही हो। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयंसेवी संगठन जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस आदि, निजी संगठन जैसे मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा आदि शामिल हो सकते हैं। अब समझते हैं भारत सुरक्षा की रणनीतियां क्या क्या है। सुरक्षा के दोनों धारणाओं को विस्तृत रूप से समझने के बाद अब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत को भी पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ता है और ये खतरे सीमा के अंदर भी हैं और बाहर से भी। तो ऐसे में भारत की सुरक्षा नीति क्या है, किस तरह से भारत पारंपरिक तथा अपारंपरिक खतरों का सामना करने की रणनीति होगी, इन सभी पहलुओं को हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। भारत की सुरक्षा नीति की अगर बात करें तो उसकी सुरक्षा नीति 4 प्रमुख घटकों पर आधारित है और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। तो चलिए अब भारत के सुरक्षा के 4 प्रमुख घटकों को इस फ्लोचार्ट के माध्यम से समझते हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक। पहला, भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने 1947-48, 1965, 1971 तथा 1999 में और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया। दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियार से लैस देश हैं। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले को उचित ठहराते हुए भारत सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश के अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना तथा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्रों के कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की है। भारत में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया गया है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों और विभिन्न समूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। भारत की सुरक्षा के चौथा घटक है आर्थिक विकास करना। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सागामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीति आदर्श नहीं बल्कि लोकतांत्रिक शासन जनता को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का एक साधन भी है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो सत्र में हमने पढ़ा कि सुरक्षा का क्या अर्थ है, सुरक्षा के विभिन्न धारणाएं क्या क्या है, जिसमें हमने पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा को समझा, उसके प्रमुख खतरों को समझा और किस तरह पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों से
निपटने के लिए सहयोग मूलक सुरक्षा की रणनीति पर बल दिया जाता है। और अंत में हमने समझा कि भारत के सुरक्षा के क्या क्या घटक हैं, जिसके आधार पर भारत समय समय पर अपनी नीति तैयार करती है। इन्हीं सवालों के साथ आज का वीडियो सत्र यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।